हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं के जो NCERT का जो सिलेबस रहता है उसमें जो पार्ट 10 जो रहता है यानी कि अध्याय 10 जो रहता है वो रहता है स्वयं प्रकाश जी का। और तो चलिए पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं और जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के बारे में करते हैं। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जो है आज जो है चैप्टर पढ़ेंगे इनका नेताजी का चश्मा। क्या चैप्टर है इनका? नेताजी का चश्मा, ये इनका चैप्टर रहेगा आज। तो चलिए साहित्यिक परिचय करते हैं पहले, या जीवन परिचय करते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म जो है 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले जो है स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। वसुधा पत्रिका के संपादक से यह जो है जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज सामाजिक कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि जिनमें से हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ये इनके उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास जो है चर्चित रहते हैं या रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से जो है पुरस्कृत किया जा चुका है। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे इनको? बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि जो है पुरस्कार इनको मिले हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो है हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वयं भी है। रोचक किस्साई गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिका परंपरा को समृद्ध बनाती है। तो ये था जीवन परिचय और जो साहित्यिक परिचय इनकी स्वयं प्रकाश जी का। अब थोड़ी सी जो इस अध्याय के बारे में क्या कहा गया है, नेताजी का चश्मा, इसके बारे में थोड़ी सी समरी हम जो है करेंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही जो है देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, जो पब्लिक होती है, नागरिक होती हैं। नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे या पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करके तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा, ये इनका आज जो अध्याय रहेगा। कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से जो है देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। किसके माध्यम से? चश्मे वाले के माध्यम से करती है। करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित जो है करती है। जी, इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो ये इसकी समरी थी। अब आगे हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे भी।
नेताजी का चश्मा, ये हमारा आज जो अध्याय रहेगा। प्रकाश स्वयं प्रकाश जी का, जो इसके लेखक रहते हैं। नेताजी का चश्मा, नाम से ही पता चल रहा है नेता जो नेता हैं, और चश्मा उनका जो चश्मा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन जो है कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरना पड़ता था। किसको? हालदार साहब को। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का जो है स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। शहर के आसपास क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या था, उनके बारे में यहाँ कहा गया है। और साथ ही आगे क्या कह रहे हैं, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की जो है प्रतिमा लगवाई थी। कैसी थी वो? संगमरमर पत्थर की थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत होती है, जो लगता है खर्च होता है, उसके वो होता है लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट के से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों के में किसी स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी, जो ड्राइंग मास्टर को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। ड्राइंग मास्टर को क्यों? क्योंकि जो है कलाकारी चित्रकारी से संबंधित उनको काम आता है, इसलिए। जो महीने भर में मूर्ति जो है बनाकर पटक देने का जो है विश्वास दिला रहे थे। पटक देना यानी कि बनाकर तैयार कर देना। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंचा, जिसे कहते हैं वस्त, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। क्यों आने लगते थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। ये सुभाष चंद्र के नारे थे, और मूर्ति भी किसकी बनाई जा रही थी? सुभाष चंद्र बोस जी की। इस दृष्टि से जो है यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, जो देखते ही जो खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जो मूर्ति थी, जो स्टैचू बनी हुई थी नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, उनकी मूर्ति तो थी, लेकिन यहाँ वहाँ पे वो सुभाष चंद्र बोस जी जो है चश्मा पहनते थे, और चश्मा नहीं था, तो इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा था अभी उनको देखने वालों को। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के
चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब ये बात की गई कि मूर्ति में जो चश्मा नहीं लगाया गया, तो सोचने लगे कि क्यों ना जो है एक रियल चश्मा लगाया जाए। तो ये आइडिया जब यहाँ सुनते हैं लोग, तो इसमें मूर्ति तो तारीफ की जाती है। आगे जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब, एक करेक्टर का नाम है, इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मूर्ति के रूप, रंग या कद का नहीं, उसकी भावना यानी कि इमोशन जुड़े हुए हैं किसी मूर्ति के साथ, तो वो रियल होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तब जो है इमोशंस उनके जो है जुड़े हुए होते हैं, तो उनको ठेस पहुंचेगी अगर अच्छी नहीं होगी मूर्ति या फिर उसमें चश्मा नहीं होगा। यह बात विचार करते हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजर रहे थे, तो उन्हें मूर्ति में जो कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा हो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकार चश्मा था, अब तार या फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा यानी कि उत्सुकता बढ़ी। वाह भाई, यह क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, ये कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं ये। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे में गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यानी पान वाले के बारे में कह रहे हैं किस प्रकार से वो दिखता था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। कौन? पान वाला। प्रश्न किसने किया था? हवलदार साहब। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन, चश्मे वाला करता है। क्या करता है? एक प्रश्न पूछा गया। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया यहाँ इस बात को। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब बोलते हैं। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिरा आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसने नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, यानी कि उसे अच्छी नहीं लगती है जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बिना चश्मे से, क्योंकि वो तो चश्मा लगाते थे, और जो नहीं लगाते तो मूर्ति में तो कुछ अटपटा सा लगता था, इसलिए ये बात कह रहे हैं, बल्कि हाथ करती थी और मानव चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। जैसे कि पहले भी बोला है कि बताया गया है कि वो इमोशन उस मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ था वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की, और इसलिए जब उसमें चश्मा नहीं था तो उनको अटपटा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उनकी भावना आहत हो रही हो।
इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट करा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी के क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। यानी कि होता ये है कि जो दुकानदार होता है वो चश्मे वाला, जब ग्राहक वैसे नेताजी को वह बिना चश्मे से नहीं देख सकता, उसे अच्छा नहीं लगता। और वो जब भी उसके पास कोई फ्रेम बची हुई होती है जो कि नेताजी के ऊपर मूर्ति के ऊपर फिट बैठती है, तो उसे वह बिठा देता है। लेकिन जैसे ग्राहक आता है, उसकी डिमांड होती है किसी चश्मे को लेने के लिए, तो मजबूरन जो है अपनी व्यवसाय को चलाने के लिए उसे वह चश्मा जो बेचना पड़ता है। और नेताजी को जो चश्मा लगाया होता था उन दुकानदार ने, वो उससे क्षमा मांगनी पड़ती है। तो अब आगे क्या कहते हैं, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। ये कौन बोल रहे हैं? हालदार साहब। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? कहाँ गया? ये पूछ रहे हैं। पान वाला अब क्या कहता है, दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की ठड्डी डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर, बनाना भूल गया। जो भी यानी कि जो मूर्ति बनी हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी की, वो हालदार साहब पूछते हैं कि रियल चश्मा तो कहाँ गया उसका, जो उसका वास्तविक चश्मा। तो यहाँ पे पान वाला कहता है कि जो मूर्तिकार था वह चश्मा बनाना ही भूल गया होगा। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। अध्यापक का नाम मोतीलाल। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। वह बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनवाया? ये बात है ना। अब पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बना सकते हैं? लेकिन चश्मा तो होता है पारदर्शी, आर पार देखा जा सकता है जिसके। कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो पत्थर से कांच वाला चश्मा जो वार पार दिखाई दे, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए उसी प्रकार के चश्मे जो है कांच पत्थर होना चाहिए। अदरवाइज सिंपल जो पत्थर है उनसे तो बन नहीं सकता। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया जा गया होगा, या वह जो है निकल गया होगा। उफ, ये कहते हैं हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ये पूछ रहे हैं कौन? चश्मे वाला नेताजी का साथी है, यानी कि ऐसा काम वही कर सकता है जो कि सहानुभूति मूर्ति के प्रति उस व्यक्ति की हो सकती है, या तो वो सुभाष चंद्र बोस का कोई, नेताजी का कोई साथी हो, या फिर किसी कोई क्रांतिकारी हो जो कि यह काम कर सकता है। और साधारण आदमी को इन बातों से क्या लेना देना। और ये यहाँ पे अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं।
आगे चलते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े और अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसे हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है। आ उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये कह रहा है कौन? पान वाला। किससे? हवलदार साहब से। किसके बारे में? और जो अध्यापक होता है, जो बनाता है, चित्रकारी करता है या मूर्तिकार होता है, उसके बारे में। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा जो एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना जो है जाया ना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा और आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ से एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। दुकान तो थी नहीं, फेरी लगाता है। तो पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी। था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो अध्यापक हैं, यानी कि जो मूर्तिकार है, जो चश्मे जो लगा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में किस तरह के सुभाष चंद्र बोस जी की जो है यहाँ स्टैचू है, यानी कि मूर्ति है। किंतु इसमें जो अच्छा रियल का यानी कि चश्मा नहीं बनवाया गया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो चश्मा पहनते हैं और यहाँ पे तो नहीं है। और यहाँ पे जो है यहाँ अब इस मूर्तिकार को देख सकते हैं, इन्होंने क्या कर रहा है कि इतनी आस्था है इसकी इस सुभाष चंद्र की मूर्ति के ऊपर कि यह जो है इसको बिना चश्मे से देखना अच्छा पसंद नहीं करता। तो इस वह जो है क्या करता है, यहाँ पे चश्मा लगा रहा है। और साथ में इसने क्या है, गांधी जी की जो उसमें जो टोपी पहनते थे, गांधी जी के लिए जो क्रांतिकारी देश के लिए जो लड़ रहे थे या गांधी के मार्ग पर चल रहे थे, वो उस तरीके की यहाँ पे टोपी भी लगाई हुई है इसने। ठीक यहाँ पे ये चश्मे भी दिखाई दे रहे होंगे इस चित्र में आपको। आगे चलते हैं, कहाँ पहुँचे थे हम? बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल, कभी 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 गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर उस धूल भरी यात्रा में। हवलदार साहब कभी गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर उस धूल भरी यात्रा में। हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो है चश्मे यहाँ पे मौजूद है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्तिकार के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान में भी जो है बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर जो अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया।
और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। यानी कि हाल जो कैप्टन था वही तो बदलता रहता था चश्मा, और यहाँ पे ये बोल दिया यार चश्मा तो अब कोई नहीं बदल रहा है या फिर उसको लगा नहीं रहा है, तो कोई ना कोई तो बात होगी। उसने पूछा खान वाले से, तो उसने जवाब दिया कि वो अब नहीं रहे। तो एकदम से सुन्न हो गए हवलदार साहब कि यार जो अपनी क्रांतिकारी के लिए इतना सब कुछ करता था और आज वो चल बसा। एक यादगार रह गया, एक उनके मन में। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे में गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही जो है ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिए चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ जो उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। ऐसे ऐसे देखा कि एकदम से चीखे और कहा कि रोको। जीप स्पीड में थी उस समय। ड्राइवर ने जो है जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर जो है अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखों जो है भर आई, यानी कि आंखों में आंसू आए उस। तो ये था जो है नेताजी का चश्मा जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये इसके क्वेश्चन है।